गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैरियर पॉइंट डीएलएन के यूट्यूब चैनल पे मैं सुधीर मौर्य एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हमने इस समय आपके लिए सुबह के 8:30 बजे प्रतिदिन 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आते हैं, जिससे इन प्रश्नों के माध्यम से हमारा ये पूरा प्रयास होता है कि आपको हम सभी उन प्रश्नों के से रूबरू कराएं जो आगामी परीक्षाओं के लिए संभावित हो तथा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हो। तो आज की जो टेस्ट सीरीज के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न हैं उनको सॉल्व करने से पहले मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे नए स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ रहे हैं वो जल्दी से हमारे चैनल कैरियर पॉइंट डीएलएन को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। साथियों, आपको करना ये है कि जो आज की टेस्ट सीरीज होगी उसमें आप हर एक प्रश्न का आंसर जो है कमेंट सेक्शन में आके प्रश्न नंबर के साथ दे सकते हैं, और हम लोग हर 10 क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, इसलिए आप क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनते रहेंगे। साथ ही साथ अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये सामने जो नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा है इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, और बाकी और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे ऑफिस कॉन्टैक्ट में संपर्क कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो आज की टेस्ट सीरीज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, तो आप सभी बिल्कुल तैयार हो जाएं और कमेंट सेक्शन में आ जाएं। पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। आपके विकल्प है कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन, एथेन या फिर मीथेन। आपको बताना है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। साथियों, आप देखेंगे इस समय जो हम लोग टेस्ट सीरीज शुरू किए हुए हैं उसमें अभी हमारा ये आज तीसरा टेस्ट सीरीज है, और इसमें हम लोग अभी फ़िलहाल में पर्यावरण से संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं, जो कि हर एक एग्ज़ाम में एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 1 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि जो दिए गए विकल्प हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड हमने इसके बारे में आप सुन भी सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइलोजनित गैसें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जल वाष्प, मीथेन तथा नाइट्रस ऑक्साइड और शामिल होते हैं। जबकि जीवाश्म ईंधनों के उपयोग के कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सांद्रता वायुमंडल में सबसे अधिक है। वर्तमान में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 0.040% हो गई है, जो कि समस्त ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक है। तो आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं आपके, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है। आपके जो 4 विकल्प उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक से संबंधित दिए गए हैं, इन चारों विकल्पों में से आप सही विकल्प को चुनें। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 2 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक। ये जो पहला विकल्प दिया गया है ये तीनों ही अपने सही क्रम में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं कि भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है। आपके विकल्प है बांदीपुर नेशनल पार्क, कार्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क या फिर डी ऑप्शन है गिर नेशनल पार्क। आपको बताना है कि भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है। साथियों, आज के टेस्ट सीरीज में जो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वर्ष 2018 में ये यूपी टेट के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न पत्र है। बिल्कुल आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 3 है साथियों, यहाँ पे इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, काजीरंगा नेशनल पार्क। आप ध्यान रखेंगे कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम राज्य में है ये एक सींग वाले भारतीय गैंडों का आश्रय स्थल है, जबकि गिर राष्ट्रीय जो है वो गुजरात में एशियाई शेरों का आश्रय स्थल है, जबकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड में पांडा, बाघ, हाथी इत्यादि के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 3 पूछा था कि भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं आप, इसे ध्यान से देखें और इसका आंसर करें कि वर्षा जल संग्रहण क्या है। आपके विकल्प है पानी का वितरण, प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, वर्षा जल का जमाव और भंडारण या फिर डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि वर्षा जल संग्रहण क्या है।
आप जितने भी स्टूडेंट इस समय हमारे चैनल से जुड़े हैं और डेली के वीडियोस को देख रहे हैं, तो मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि आप पेन और पेपर लेकर बैठा करें और क्वेश्चंस को ज़रूर लिखते रहा करें। और हमारे वीडियो को 1 से 2 बार अगर आप देख लेते हैं और उसके एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर जो 4 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, वर्षा जल का जमाव और भंडारण। यहाँ आप इसे समझ सकते हैं कि वर्षा के पानी का बाद में उत्पादक कार्यों में इस्तेमाल, उपयोग के लिए एकत्र करने एवं भंडारण करने को वर्षा जल का संग्रहण कहा जाता है। वर्षा जल के संग्रहण से कई लाभ भी होते हैं, जैसे कि जल आपूर्ति की लागत को कम होती है, मृदा अपरदन को कम किया जा सकता है तथा बाढ़ की विभीषिका को कम किया जा सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे वर्षा जल संग्रहण के कई सारे प्लस पॉइंट हैं। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं जो कि संविधान से संबंधित है कि लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है। आपके विकल्प हैं शून्यकाल, बी ऑप्शन है सार्वजनिक काल, सी ऑप्शन है विशेषाधिकार काल या फिर डी ऑप्शन है प्रश्नकाल। आपको बताना है कि लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है। आप सभी स्टूडेंट जब भी हमारे इस वीडियो को देखते हैं तो आप इन्हें देखते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, जिससे और भी अधिक स्टूडेंट आपके साथ इस टेस्ट सीरीज़ में भाग ले सकें और हर किसी को अपनी स्थिति पता चले कि उनकी तैयारी कितनी बेहतर है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी प्रश्नकाल। आप देखेंगे प्रश्नकाल को क्वेश्चन आवर भी कहा जाता है और ये लोकसभा की कार्यवाही का जो पहला घंटा होता है उसे प्रश्नकाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 6 कि लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है। आपके विकल्प हैं ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, बी ऑप्शन है भारत का निर्वाचन आयोग, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति, जबकि डी ऑप्शन है लोकसभा सचिवालय। आपको बताना है कि लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 6 है साथियों, इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी भारत का निर्वाचन आयोग, यानी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वही लोकसभा चुनाव का अधिसूचना जारी करता है। आप ध्यान रखेंगे कि लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की जाती है। चुनाव आयोग जो है एक अखिल भारतीय निर्वाचन संस्था है जो केंद्र एवं राज्य सरकारों दोनों के लिए समान रूप से चुनाव संपन्न कराती है। निर्वाचन आयोग का जो गठन है वो भारतीय संविधान के भाग 15, ध्यान रखेंगे भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक के उपबंधों में किया गया है। यह एक स्थायी एवं स्वतंत्र निकाय है तथा यह राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति संबंधी चुनाव भी करवाता है। तो उम्मीद है आप इस पॉइंट को समझ पाए होंगे। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं आपके भारतीय संविधान में विधि का शासन का विचार कहाँ से लिया गया है। आपके विकल्प है ए ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, बी ऑप्शन है अमेरिका, सी ऑप्शन है इंग्लैंड और डी ऑप्शन है आयरलैंड। आपको बताना है कि भारतीय संविधान में विधि का शासन का विचार कहाँ से लिया गया है। और क्वेश्चन नंबर जो 7 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी अमेरिका। अमेरिका से विधि का शासन का कॉन्सेप्ट लिया गया है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं कि किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। आपके विकल्प है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जबकि डी ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड। आपको बताना है कि किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का जो पानी है वो अम्लीय हो जाता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 8 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। ध्यान रखेंगे कि अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड उत्तरदायी होती है। अम्ल वर्षा मानव जनित स्रोतों से निःसृत सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में पहुंचकर जल के साथ सल्फेट तथा सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करती है।
तो ध्यान रखेंगे इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं आपके 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? आपके विकल्प है राष्ट्रपति की शक्तियों से, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, सी ऑप्शन है शहरी स्थानीय स्वशासन से, या फिर डी ऑप्शन है संसद की शक्तियों से। आप देखेंगे साथियों कि ऐसे ही प्रश्न आमतौर पे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बस आपको वहाँ धैर्य रखना होता है। क्वेश्चन के विकल्पों पे विचार करेंगे तो मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारी ये जो टेस्ट सीरीज है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल सिद्ध होगी। आप सभी अपना आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, शहरी स्थानीय स्वशासन। अगर यही 73वां संविधान संशोधन पूछता है तो इसका आंसर होता है बी, लेकिन ये 74th पूछा है तो इसका आंसर होगा सी। इसे आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? आपके विकल्प है भाग 3, बी ऑप्शन है भाग 9, सी ऑप्शन है भाग 6, या फिर डी ऑप्शन है भाग 4। आपको बताना है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, भाग 9। ध्यान रखेंगे यहाँ पे परीक्षाओं में जब भी ये प्रश्न को पूछता है तो इसमें कन्फ्यूज़न कहाँ होती है आपसे, जब भी पूछेगा कि किस भाग में है तो भाग जो है वो है 9, लेकिन अगर पूछेगा किस अनुसूची में है तो अनुसूची जब आप देखेंगे तो पंचायती राज जो वो है 11। तो ये रोमन अंक में जो आप लिखते हैं तो ध्यान रखेंगे भाग 9 होता है, लेकिन अनुसूची कौन सी है? ये 11वीं अनुसूची है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? आपके विकल्प है ऑप्शन ए संसद, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति, सी ऑप्शन है लोकसभा के अध्यक्ष एवं डी ऑप्शन है राज्यसभा के सभापति। क्वेश्चन नंबर 11 आप देख सकते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? आहूत से तात्पर्य होता है कि बुलाना। आखिर इसकी नोटिफिकेशन कौन जारी करता है कि इनकी बैठक होनी चाहिए? आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। ध्यान रखेंगे ज्वाइंट सेशन को बुलाता जो है यानी आहूत जो करता है वो राष्ट्रपति करता है, जबकि अगर इसकी अध्यक्षता करने की बात आएगी तो वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। साथियों यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 11 कर लिया। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि 11 क्वेश्चन जो है इनको थोड़ा रैपिड तरीके से यानी बहुत तेज़ी से इन्हें एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं और देखते हैं कि आपको क्वेश्चन कितने सही से याद है। तो आप ध्यान रखेंगे कहीं कहीं मैं इसमें विकल्प दे भी सकता हूं और नहीं भी। तो आप सभी जल्दी से एक बार रिवीजन के लिए तैयार हो जाएं और कमेंट सेक्शन में आ जाएं सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 1 जो आज का था कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? आपके विकल्प थे कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन, एथेन, या फिर डी ऑप्शन था मेथेन। यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले प्रश्न का जो आंसर था वो था आपका ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? आपके विकल्प थे उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक और उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता। तो इस क्रम में जो 4 विकल्प दिए गए थे उसमें से आप देखेंगे जो विकल्प सही था वो था पहला ही विकल्प कि पहले उत्पादक है, फिर उपभोक्ता है, उसके बाद अपघटक है। क्वेश्चन नंबर जो 3 था कि भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित हैं? आपके विकल्प थे बांदीपुर नेशनल पार्क, कार्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, या फिर डी ऑप्शन था गिर नेशनल पार्क। और क्वेश्चन नंबर जो 3 था साथियों, इसका जो आंसर था वो था आपका ऑप्शन सी, काजीरंगा नेशनल पार्क, जहाँ एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था आपसे कि वर्षा जल संग्रहण क्या है? आपके विकल्प है पानी का वितरण, बी ऑप्शन है प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, वर्षा जल का जमाव और भंडारण, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। और क्वेश्चन नंबर जो 4 था उसका जो आंसर था वो था ऑप्शन आपका सी। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे जो था, मैं विकल्प अभी नहीं शो कर रहा हूँ, आप आंसर लिख के कमेंट में बताएं कि लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? आप सभी आंसर कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं।
अब आप विकल्प भी देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, शून्यकाल, सार्वजनिक काल, विशेषाधिकार काल या फिर प्रश्नकाल। और क्वेश्चन नंबर जो 5 था इसका जो आंसर था साथियों वो था आपका ऑप्शन डी, प्रश्नकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन था आज का क्वेश्चन नंबर 6 की लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना जारी कौन करता है। आपके विकल्प है गृह मंत्रालय, बी ऑप्शन है भारत का निर्वाचन आयोग, सी ऑप्शन था राष्ट्रपति या फिर डी ऑप्शन था लोकसभा सचिवालय। और आप देखेंगे कि जो चुनाव से संबंधित अधिसूचना है वो भारत का निर्वाचन आयोग जारी करता था। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं, इसके विकल्पों को मैं नहीं अभी शो कर रहा, आप सभी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि भारतीय संविधान में विधि का शासन का विचार कहाँ से लिया गया है। आप सभी जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताते रहें। देखिए ये रिवीजन का मेथड, ये सबसे बेहतरीन तरीका है आपको हर एक प्रश्न को याद करने का, समझने का, कि आपसे आगामी परीक्षाओं में ये प्रश्न अगर आए तो आपसे गलत ना हो। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके विकल्प थे स्विट्जरलैंड, अमेरिका, इंग्लैंड और आयरलैंड, जिन्होंने भी इसका आंसर अमेरिका दिया है वो आंसर उनका क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर जो 8 था कि वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। आपके विकल्प थे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या फिर डी ऑप्शन था सल्फर डाइऑक्साइड। और आप देखेंगे साथियों कि क्वेश्चन नंबर जो 8 था इसका जो आंसर था वो था आपका ऑप्शन डी, सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 9 था आज का आपके लिए कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे था। राष्ट्रपति की शक्तियों से, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय स्वशासन से या फिर डी ऑप्शन था संसद की शक्तियों से। और क्वेश्चन नंबर जो 9 था इसका जो आंसर था वो था आपका शहरी स्थानीय स्वशासन से, क्योंकि ये पूछा था आपसे 74वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए। आपके विकल्प थे ऑप्शन ए भाग 3, बी ऑप्शन था भाग 9, सी ऑप्शन था भाग 6 या फिर डी ऑप्शन था भाग 4। और आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 10 था इसका जो आंसर था वो था आपका ऑप्शन बी, भाग 9। क्वेश्चन नंबर जो 11 था आज का वो था लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, यानी बुलाई जाती है। और इस क्वेश्चन का जो विकल्प दिया गया था वो था संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति। और क्वेश्चन नंबर जो 11 था साथियों इसका जो आंसर था वो था आपका ऑप्शन बी, यानी राष्ट्रपति। अब यहाँ से हम लोग पहला जो खंड था यानी क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने क्वेश्चन को रिवाइज कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 12 से हम लोग पुनः शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके लिए कि इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं। आपके विकल्प है मालिनी भट्टाचार्य, बी ऑप्शन है गिरिजा व्यास, सी ऑप्शन है रेखा शर्मा या फिर डी ऑप्शन है यास्मीन अबरार। आपको बताना है कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्षा कौन है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है साथियों इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, रेखा शर्मा। जो रेखा शर्मा है वो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और ये वर्ष 2018 से ही है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देख सकते हैं आप कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। आपके विकल्प है विलुप्ति के करीब जीव से, नदियों में प्रदूषण से, सी ऑप्शन है घटता भूगर्भ जल स्तर से या फिर डी ऑप्शन है वायु प्रदूषण से। आप देख सकते हैं कि इन प्रश्नों को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और यही प्रश्न पेपरों में पूछे भी जाते हैं, क्योंकि मैं खुद आपसे मैंने बताया कि वर्ष 2018 का ये सॉल्व पेपर है। क्वेश्चन नंबर जो 13 है आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, विलुप्ति के करीब जो जीव जंतु होते हैं उनके लिए रेड डाटा बुक संबंधित है। अब आप ये बताएं कि रेड डाटा बुक जो है इसको जारी कौन सी संस्था करती है। तो आप देख सकते हैं जो IUCN है इसके द्वारा विलुप्त, संकट उत्पन्न, दुर्लभ और जितने अपर्याप्त ज्ञात जीवों के लिए एक संयुक्त कार्यक्रम चलाता है। IUCN वर्ष 1988 में विलुप्त प्राय जीवों की सूची संबंधी एक रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है और यह एक वैश्विक संरक्षण संघ है जिसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में स्थित ग्लैंड है। तो आप ध्यान रखेंगे रेड डाटा बुक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हैं आप कि इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था। आपके विकल्प है हीरालाल जी कानिया, M पतंजलि शास्त्री, मेहरचंद महाजन या फिर डी ऑप्शन है SR दास। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट इसका आंसर बहुत जल्दी से और बिल्कुल सही आप सभी देंगे।
देख सकते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर जो 14 है, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, हीरालाल जे कानिया। आप ध्यान रखेंगे कि ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक रहा। इनकी नियुक्ति तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। इससे पूर्व यह मुंबई के उच्च न्यायालय में कार्यरत थे। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 14 हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस स्थान पर हुआ है? भूमध्य रेखा, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव या फिर इनमें से कोई नहीं। आप देखेंगे इन्हें हमने ऐसे घेरा हुआ इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 15 को। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 15 और 16, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप सभी इनका आंसर बताएं, और ये भी है कि इन्हें आप नोट जरूर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 15 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन, देख सकते हैं वो है आपका ऑप्शन सी, दक्षिणी ध्रुव। अब इसकी एक्सप्लेन को आप समझेंगे कि ओजोन परत, जो ओजोन परत है, ये हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से रोकती है। वर्षा से ओजोन परत के क्षय होने के कारण अब हानिकारक विकिरण वातावरण में प्रवेश करने लगे हैं, जिससे कैंसर जैसी बीमारियां फैल रही हैं। ओजोन परत का सर्वाधिक ह्रास जो है वो दक्षिणी ध्रुव पर देखने को मिलता है। आप ध्यान रखेंगे ओजोन प्राकृतिक रूप से 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलता है। 1980 के दशक के मध्य में ओजोन परत विशेष रूप से प्रभावित हुई है। इन्हीं चिंताओं के कारण वर्ष 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में अपनाया गया था कि ओजोन संरक्षण कैसे किया जाए। तो ध्यान रखेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन संरक्षण से संबंधित है। ओजोन परत को सर्वाधिक ह्रास जो है वो दक्षिणी ध्रुव पर होता है, और सबसे ज़्यादा जो प्राकृतिक रूप से ये मिलती है ओजोन, वो है 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं आप कि मिनी माता रोग ऐसी मछली के खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। आपके विकल्प है कैडमियम, बी ऑप्शन है आर्सेनिक, सी ऑप्शन है पारा, या फिर डी ऑप्शन है ये सभी। क्वेश्चन नंबर जो 16 है, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, पारा। आप ध्यान रखेंगे कि मिनी माता रोग जो है वो पारा की अधिक मात्रा से होती है। आप ध्यान रखेंगे कि जल में पारे की अधिकता के कारण होने वाले रोग को मिनी माता रोग कहते हैं। सबसे पहले मिनी माता रोग जापान के कुमामोत्रे प्रांत में वर्ष 1953 में फैला था। इसका मुख्य कारण था कि पारा दूषित मछली और शंख का मानवीय मस्तिष्क में संचरण से होता है। यह रोग पागलपन, मानसिक और आपेक्ष और अंत में मृत्यु जैसी गंभीर मामलों के लिए उत्तरदायी होता है। अगर आपसे पूछे इस रोग की शुरुआत कहाँ से, तो आप कहेंगे उसे जापान। ठीक है साथियों, बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आप देख सकते हैं कि भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं। आपके विकल्प है कोक्कारेबेल्लूर, नीलापट्टू, कुंथनकुलम, या फिर डी ऑप्शन है ये सभी। आपको बताना है कि भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं। ये कुछ क्वेश्चन यूनिक टाइप के होते हैं, आप इनके आंसर क्वेश्चन सभी को जरूर नोट कर लिया करें। आप ध्यान रखेंगे इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, ये सभी। ये जितने भी स्थल हैं ये सभी उन्हीं से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं आपकी 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं। आपके विकल्प है हिमालय, बी ऑप्शन है पश्चिमी घाट, सी ऑप्शन है पूर्वी घाट, या फिर डी ऑप्शन है विंध्याचल। आपको बताना है कि 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 18 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट। वेस्टर्न घाट जो होते हैं वहाँ पे 16 घास स्थल पाए जाते हैं। आप ध्यान रखेंगे कि 16 भारत के पश्चिम घाट के 1800 मीटर से ऊंचे मैदानों पर बहुआयात में उगने वाला एक विशिष्ट पौधा है। इन्हीं पौधों से नीले कुरंजी पुष्प खिलते हैं जो संपूर्ण नीलगिरी पर्वत पर आच्छादित होते हैं। इसीलिए इसको नीलगिरी पर्वत की संज्ञा भी दी गई है। यह पौधा 12 वर्षों में एक बार ही फूल देता है। तो आप ध्यान रखेंगे इसे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन, भौम जल से किस ऊर्जा प्राप्त होती है। आपके विकल्प तापीय ऊर्जा,
जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा की ऊर्जा। टेस्ट सीरीज के प्रश्नों से आपको लगता होगा कि ये पर्यावरण के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इनसे आपके पर्यावरण के बारे में एक बेहतर समझ हो पाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके तैयार भी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 19 है साथियों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन ए, भूतापीय ऊर्जा। ध्यान रखेंगे कि तप्त भौम जल से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है। भूतापीय ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए पृष्ठ के गर्म क्षेत्र तक एक सीधी सुरंग खोदी जाती है जिसके भीतर उत्पन्न होने वाली भाप सतह पर आ सके। तो आप ध्यान रखेंगे तप्त भौम जल जो है वो भूतापीय ऊर्जा से प्राप्त होती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 आप देख सकते हैं कि अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है। आपके विकल्प है शाक भक्षी, बी ऑप्शन मृतक भक्षी, सी ऑप्शन है मांस भक्षी या फिर डी ऑप्शन है ऑक्सीजन। आपको बताना है कि अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है। इसका आंसर बहुत ही स्पष्ट है क्वेश्चन नंबर 20 का, वो है आपका ऑप्शन बी, मृतक भक्षी। ठीक है साथियों, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन 30 में से 20 प्रश्नों को हल कर लिए। तो अब आप सभी एक बार पुनः रिवीजन के लिए तैयार हो जाए और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप सभी तैयार हो चुके हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 को अगले 1 मिनट के अंदर हम लोग बहुत तेज़ी से सॉल्व करने का पुनः प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 जो आज का था साथियों, आप देख सकते हैं क्वेश्चन कि इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं। आपके विकल्प थे मालिनी भट्टाचार्य, गिरिजा व्यास, रेखा शर्मा या फिर यास्मीन अबरार। और क्वेश्चन नंबर जो 12 था इसका जो आंसर था वो था आपका ऑप्शन सी, रेखा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपसे क्वेश्चन नंबर 13 की रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। आपके विकल्प थे विलुप्ति के करीब जीव, नदियों में प्रदूषण, घटता भूगर्भ जलस्तर या फिर डी था वायु प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर था साथियों वो था ऑप्शन ए, विलुप्ति के करीब जीवों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 था कि इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था। हीरालाल जी कानिया, एम पतंजलि शास्त्री, मेहर चंद्र महाजन या फिर डी ऑप्शन था SR दास। और क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी आंसर सही बता रहे थे उस समय भी और इस समय भी कि HJ कानिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 15 कि ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस क्षेत्र पर हुआ है। आपके विकल्प थे भूमध्य रेखा क्षेत्र, उत्तरी ध्रुव क्षेत्र, दक्षिणी ध्रुव या फिर डी था इनमें से कोई नहीं। और क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपको मैंने बहुत स्पष्ट तौर पे समझाया था, वो था ऑप्शन आपका सी, दक्षिणी ध्रुव। क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं आपके मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। आपके विकल्प है ऑप्शन ए कैडमियम, बी है आर्सेनिक, सी है पारा या फिर डी है ये सभी। उम्मीद है आप इन प्रश्नों का उत्तर आपको बेहतर ढंग से समझ और याद भी हो गया होगा। इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन सी, पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन नंबर 17 जो था आज का कि भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं। आपके विकल्प थे कोकलारे बेलूर, नेलापट्टू, कुंथनकुलम या फिर डी ऑप्शन था ये सभी। और क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर था आपने देखा था वो था ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कि 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं। आपके विकल्प थे हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या फिर डी ऑप्शन था विंध्याचल। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 18 था साथियों इसका जो आंसर था ऑप्शन बी, वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे किया था मैंने कि तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। आपके विकल्प थे भूतापीय ऊर्जा, बी था जल विद्युत ऊर्जा, सी था सौर ऊर्जा या फिर डी ऑप्शन था नाभिकीय ऊर्जा। और बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर था वो था आपका ऑप्शन ए, भूतापीय ऊर्जा। यानी क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर था ऑप्शन ए। और क्वेश्चन नंबर 20 जो था वो था अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है। तो आपके विकल्प थे शाक भक्षी, मृतक भक्षी, मांस भक्षी या फिर डी ऑप्शन था ऑक्सीजन। और आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 20 था साथियों इसका जो आंसर है वो था आपका ऑप्शन बी, मृतक भक्षी। अब हम लोग इस टेस्ट सीरीज के अंतिम 10 प्रश्नों की तरफ आते हैं। तो यहाँ बहुत ही आप नॉर्मल वे में आप क्वेश्चंस को देखें, विकल्प को देखें और फिर उसके बाद आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके लिए कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं। आपके विकल्प है कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है हीलियम, सी ऑप्शन है नाइट्रोजन या फिर डी ऑप्शन है ऑक्सीजन।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है साथियों तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक और शेयर भी करते रहें। क्वेश्चन नंबर 21 देख सकते हैं हम कि क्वेश्चन नंबर जो 21 है इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं, ये आपसे पूछा है। तो आप देख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया में पौधों को हरी पत्तियों, सूर्य के प्रकाश में, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, भूमि से जल एवं खनिज लवण प्राप्त करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन का निष्कासन करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण जैव रासायनिक अभिक्रिया है। साथ ही प्रकाश संश्लेषण करने वाले सजीवों को स्वपोषी भी कहा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी WII कहाँ स्थित है। आपके विकल्प है अहमदाबाद, बी ऑप्शन है नई दिल्ली, सी ऑप्शन है कोयम्बटूर और फिर डी ऑप्शन है देहरादून। क्वेश्चन नंबर 22 देख सकते हैं साथियों आप, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, देहरादून। ध्यान रखेंगे आपकी भारतीय वन्य जीव संस्थान WII की स्थापना वर्ष जो है ये 1982 है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थान है। यह संस्थान उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है, जो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, अकादमी कार्यक्रम के अलावा वन्य जीव अनुसंधान तथा प्रबंधन में सलाहकारिता प्रदान करता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 देख सकते हैं आप, MS स्वामीनाथन क्या थे। आपके विकल्प है पारिस्थितिकी वैज्ञानिक, पत्रकार, कृषि वैज्ञानिक या फिर डी ऑप्शन है पक्षी वैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर जो 23 था कि MS स्वामीनाथन का संबंध किससे है, तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का साथियों वो है आपका ऑप्शन सी, कृषि वैज्ञानिक। आप ध्यान रखेंगे कि MS स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक हैं। भारत में हरित क्रांति का श्रेय डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो वर्ष 1966-67 में हुई थी तथा साथ ही इस क्रांति में सर्वाधिक प्रभाव जो है वो गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा था। आप ध्यान रखेंगे कि ये प्रश्न अक्सर पेपरों में पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि जो हरित क्रांति है वर्ष 1966-67 में प्रारंभ हुई थी। भारत में इसके जनक MS स्वामीनाथन थे और इससे सर्वाधिक प्रभाव जो है वो गेहूं और चावल की फसल पे पड़ा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 जो कि बहुत ही आसान और आपके लिए बहुत जल्दी आंसर कर सकते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। आपके विकल्प है 5 जून, 2 दिसंबर, 16 सितंबर या फिर डी ऑप्शन है 11 जुलाई। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर जो 24 है इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी। आपके विकल्प है ऑप्शन ए मीथेन, बी ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनाइड, सी ऑप्शन है नाइट्रस आइसोसाइनाइड या फिर डी ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड। देखेंगे ये बहुत बड़ी त्रासदी थी जो 1984 में भोपाल में हुई थी। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 25 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसे MIC भी कहा जाता है। भोपाल गैस त्रासदी जो है वो 1984 दिसंबर की एक औद्योगिक दुर्घटना है। इसमें भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड प्लांट में मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण हजारों की तादाद में लोगों की मृत्यु हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 की पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं। ताज़ा जल, पीने योग्य पानी, आसूत जल या फिर नल का पानी। कभी कभी आप देखेंगे पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों में बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं जिनको आप विकल्पों के आधार पर उनका आंसर बता सकते हैं, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर जो 26 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, पीने योग्य पानी। उसे ही पीने के लिए कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 देख सकते हैं यहाँ पे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जो वर्ष 2018 के टेट एग्जाम में पूछा गया था कि जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक यानी साइंटिफिक नाम ओसीमम सैंक्टम है।
इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? आपके विकल्प हैं अजवाइन के फूल, बी ऑप्शन है तुलसी, सी ऑप्शन है रोज़मेरी या फिर डी ऑप्शन है धनिया। आप एक बार प्रश्न को ध्यान से देखें, विकल्प को देखें, फिर कमेंट सेक्शन में आप अपने आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 27 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी तुलसी। ध्यान रखिएगा आप कि तुलसी का जो वैज्ञानिक नाम है वो है ऑसीमम सैंक्टम। तुलसी एक द्विबीजपत्री तथा शाकी औषधीय पौधा है। यह सामान्य रूप से झाड़ी के रूप में उगता है जिसकी ऊंचाई 1 से 3 फुट तक होती है। भारतीय संस्कृति में तुलसी एक पूजनीय महत्व रखता है। तुलसी औषधीय महत्व के लिए भी काफ़ी प्रचलित है। यह एक ऐसी औषधि है जो ज़्यादातर बीमारियों के काम आती है। ज़्यादातर बीमारियों में ये काम आती है। इसका उपयोग सर्दी, जुकाम, खांसी, दंत रोग और स्वास्थ्य संबंधी रोग के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो उम्मीद है आप क्वेश्चन नंबर 27 से समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 28 आप देख सकते हैं कि यूफाबिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? आपके जो विकल्प है वो ये रहे कापर लीफ, बी ऑप्शन है जेट्रोफा, सी ऑप्शन है कैंडल नट ट्री या फिर डी ऑप्शन है सर्पगंधा। एक बार मैं क्वेश्चन को मिनिमाइज़ कर रहा हूँ, आप थोड़ा देख सकते हैं कि यूबीएफआरसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? आपके 4 विकल्प थे कॉपर लीफ, जेट्रोफा, कैंडल नट ट्री या फिर सर्पगंधा। आपको मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर जो 28 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी जेट्रोफा। आपको भी पता है कि जेट्रोफा जो है ये बायोडीजल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29 देख सकते हैं कि मानवीय गतिविधियाँ जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं वो कौन है? इसमें से आपके विकल्प है एरोसोल कैन का उपयोग, वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप या फिर उपरोक्त सभी। आपको बताना है कि मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, इन चारों विकल्पों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जो 29 से साथियों, इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन डी। आप देख सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन से आशय है औसत मौसमी दशाओं के प्रतिरूप में ऐतिहासिक परिवर्तन से होता है। यह परिवर्तन प्राकृतिक और मानवीय दोनों होता है। मानवीय क्रियाकलापों के कारण 2 प्रमुख प्रभाव उभरकर सामने आते हैं, जैसे ग्रीन हाउस प्रभाव और वैश्विक तापन। इसलिए वैसे सभी क्रियाकलाप जिनका इन दोनों के योगदान को बढ़ावा देता है, इनको जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी माना जाता है। इसमें निम्नलिखित मानवीय क्रियाएं शामिल हैं, जैसे कि वनोन्मूलन, औद्योगिकरण, वृहत कृषि क्रियाकलाप या फिर जीवाश्म ईंधन का दहन। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं आज की टेस्ट सीरीज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 आप देख सकते हैं कि किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? आपके विकल्प है एंथोसाइनिन, बी ऑप्शन है कैरोटीनाइड, सी ऑप्शन है लाइकोपिन या फिर डी ऑप्शन है क्लोरोफिल। आपको बताना है किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। बिल्कुल इसका आंसर आप सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर जो 30 इसका आंसर है ऑप्शन डी क्लोरोफिल। इसी के कारण पौधे क्या होते हैं? हरे होते हैं। ठीक है साथियों, तो आज की जो महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों की श्रृंखला है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और इसमें कई सारे ऐसे प्रश्न जो आपके लिए बिल्कुल नए थे, जिन्हें आप नोट्स बना लेंगे। तो एक बार लास्ट रिवीजन के लिए आप सभी तैयार हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 30 के लिए हम लोग जल्दी से अगले 1 से 2 मिनट में इन प्रश्नों को लेंगे और आप सभी तुरंत आंसर करते रहेंगे। तो आप सभी तैयार हैं इस समय? क्वेश्चन नंबर 21 था आपका कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? आपके विकल्प थे कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर था ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। 22वां क्वेश्चन था आपसे कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? आपके विकल्प थे अहमदाबाद, नई दिल्ली, कोयम्बटूर या फिर डी ऑप्शन था देहरादून। और आपने देखा था इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो था देहरादून, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 23 आपसे था कि MS स्वामीनाथन क्या हैं? आपके विकल्प थे पारिस्थितिकी वैज्ञानिक, पत्रकार, कृषि वैज्ञानिक या फिर पक्षी वैज्ञानिक। और क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर था वो था आपका ऑप्शन सी, वो जो थे वो कृषि वैज्ञानिक थे। क्वेश्चन नंबर 24 आप देख सकते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपके विकल्प थे 5 जून, 2 दिसंबर, 16 सितंबर या फिर 11 जुलाई।
और क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर था वो था ऑप्शन ए 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वर्ष 1984 में भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? आपके विकल्प थे मीथेन, मिथाइल आइसोसाइनाइड, नाइट्रस आइसोसाइनाइड या फिर डी ऑप्शन था कार्बन मोनोऑक्साइड। और आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 25 का आंसर था वो था आपका ऑप्शन बी मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्वेश्चन नंबर 26 था कि पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? ताज़ा जल, पीने योग्य पानी, आसूत जल या फिर नल का पानी। और क्वेश्चन नंबर जो 26 था इसका आंसर ऑप्शन आपका बी। क्वेश्चन नंबर 27 था आपसे कि जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है, इससे औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व भी और साथ ही इसका वनस्पतिक नाम जो है ओसिमम सैक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? आपके विकल्प थे अजवाइन के फूल, तुलसी, रोजमेरी या फिर डी ऑप्शन था धनिया। क्वेश्चन से आप समझ गए थे इसका आंसर क्या होगा, वो होगा ऑप्शन बी तुलसी। क्वेश्चन नंबर 28 था आपसे कि यूफाबिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न के लिए जानी जाती है? आप सभी इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। मैंने आपको अभी बताया था कि बायोडीजल से संबंधित कौन सी फसल है। बिल्कुल इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 28 का जो आप सभी कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं वो है आपका जैट्रोफा। क्वेश्चन 28 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी जैट्रोफा। क्वेश्चन नंबर 29 आप देख सकते हैं कि मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं वो कौन सी है? एरोसोल कैन का उपयोग, वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप या फिर डी उपरोक्त सभी। और क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर था वो था आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। लास्ट क्वेश्चन जो आज की टेस्ट सीरीज का था वो था किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? आपके विकल्प थे एंथोसाइनिन, कैरोटीनाइड, लाइकोपीन या फिर डी ऑप्शन था क्लोरोफिल। और आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर था साथियों वो था ऑप्शन डी क्लोरोफिल। तो साथियों आज की टेस्ट सीरीज के महत्वपूर्ण जो 30 प्रश्न कंप्लीट होते हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि आपको आज की टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और इसमें बहुत सारे प्रश्न आपके तैयार हुए होंगे। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके आज के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं और साथ ही साथ आपको ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं, ये ज़रूर हमें फीडबैक में आप देते रहें। और साथ ही साथ आपको एक ये भी इन्फॉर्मेशन देनी है साथियों कि आज से रात के 8 बजे से शाम के 8 बजे से आप देखेंगे हम आपके लिए एक नई टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें भारतीय संविधान के हर एक टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए लेकर आएंगे। और इसमें सबसे खास बात ये होगी कि सभी प्रश्न जो होंगे वो NCERT पुस्तक पे आधारित होंगे जो कि क्लास 6 से लेकर 12 तक, यानी आप ध्यान रख सकते हैं ये सभी क्वेश्चंस जो होंगे उनका मैं एक्सप्लेनेशन भी आपको पूरे डिटेल में दूंगा और हर एक वीडियो की जो आपको PDF हो सकती है वो टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल कराऊंगा। तो आज रात के 8 बजे आप तैयार रहेंगे भारतीय संविधान के मूल अधिकार टॉपिक से संबंधित प्रश्न को हल करने के लिए। चूँकि ये NCERT बेस्ड होंगे तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन होंगे, आप इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है साथियों, तो आज की टेस्ट सीरीज़ के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग मॉर्निंग में जो सुबह के 8:30 बजे की टेस्ट सीरीज होती है उसमें कुछ 30 महत्वपूर्ण नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे और शाम के 8 बजे आप देखेंगे कि हम लोग आपके लिए अब फिलहाल में भारतीय संविधान की मैं टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जो कि हर बार से अलग और सबसे बेहतर क्वेश्चन का ये सीरीज होने वाला है। ठीक है साथियों, तो अब तक आप हमारे वीडियोस के साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद और आगे भी आप इसी तरह बने रहें। ठीक है साथियों, तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।